हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ट्रायल बैलेंस का वन शॉट वीडियो। एक ही वीडियो में पूरा ट्रायल बैलेंस आपको समझा दूंगा और इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस चैप्टर, और इसको आज की आज हम लोग पूरा कंप्लीट भी कर लेंगे। ठीक है, आइए। ट्रायल बैलेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ट्रायल बैलेंस बनाने का दो मेथड है, दोनों एक एक करके मैं आपको समझा देता हूं ट्रायल बैलेंस कैसे कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री बनाते हैं। यानी अकाउंट्स जो स्टार्ट होता है जर्नल एंट्री से स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद जर्नल से हम लोग बनाते हैं लेजर, और लेजर को देखकर प्रिपेयर किया जाता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, लेजर को देखकर बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस। ठीक, यानी सबसे पहले अगर आपके पास सामने क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ ट्रांजैक्शन दिए हुए रहेंगे। ट्रांजैक्शन से पहले आप जर्नल एंट्री बनाएंगे, जर्नल से फिर आप लेजर प्रिपेयर करेंगे, और लेजर बनाने के बाद लेजर का जो बैलेंस होता है उसी को ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है। ठीक, तो इसमें आपको ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले आपको लेजर बनाना हर हाल में जरूरी होगा, और लेजर के बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में कैसे ट्रांसफर करना है बस आपको यही सीखना है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगा ट्रायल बैलेंस बनाने का, एक डायरेक्ट मेथड, कैसे ट्रायल बैलेंस डायरेक्ट मेथड से कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या होता है, लेजर हमारा इस टाइप का दिखता है जिसको हम लोग अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, और इस साइड भी होता है डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, ये लेजर होता है। तो जब हम लोग लेजर बनाते हैं, लास्ट में जब लेजर को बैलेंस करते हैं तो बैलेंसिंग फिगर कभी तो इस साइड में आता है बाय बैलेंस सीडी, और कभी बैलेंसिंग फिगर इस साइड में आता है टू बैलेंस सीडी। यानी किसी लेजर में इस साइड का टोटल ज्यादा होता है तो क्लोजिंग बैलेंस इस साइड में लिखा जाता है, किसी किसी लेजर का बैलेंस इस साइड ज्यादा होता है तो उसको इस साइड में उसका बैलेंस लिखा जाता है। ठीक है, अब इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है, एक एक करके मैं आपको बताता हूं कंफ्यूजन जो होता है वो कैसे खत्म होगा। अगर इस साइड का टोटल ज्यादा है और इस साइड का टोटल कम है, तो डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट साइड का बैलेंस कम आ रहा है, तो क्रेडिट साइड, जैसे मान लेते हैं इस साइड का टोटल आ रहा है 10 लाख और इस साइड का टोटल आ रहा था 9 लाख, तो 10 में से 9 माइनस करेंगे और यहां पर क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा, 1 लाख। ठीक है, तो ये जो बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है बैलेंस सीडी, ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा। यानी कि अगर बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है तो समझ लेना कि ये डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होने के कारण ये बैलेंस निकला है। ये क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, सॉरी, डेबिट बैलेंस है। और अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है किसी लेजर में, ठीक है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो इस साइड में हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस सीडी। क्रेडिट साइड का ज्यादा है, इस साइड का टोटल मान लो था 15 लाख, इस साइड का टोटल था मान लो 12 लाख, तो यहां सीडी कितना आएगा, 3 लाख। तो ये क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होने के कारण ये बैलेंस निकला है, इसलिए ये कैसा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, अब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के टाइम में आपको करना क्या है, जो डेबिट बैलेंस है उसको डेबिट में लिखना है, जो क्रेडिट बैलेंस है उसको क्रेडिट में लिखना है। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कैसा होता है वो मैं आपको दिखाता हूं। ट्रायल बैलेंस का ये फॉर्मेट होता है, एक होता है डेबिट का कॉलम, एक होता है क्रेडिट का कॉलम। आपको कुछ करना नहीं है, जो भी लेजर का नाम है, अकाउंट का नाम है, वो यहां लाइन से लिखते जाना है। यहां नाम लिखने के टाइम में कोई परेशानी नहीं है। परेशानी यह है कि अमाउंट डेबिट कॉलम में लिखना चाहिए या क्रेडिट कॉलम में लिखना चाहिए। तो अगर बैलेंस सीडी यानी कि क्वेश्चन में आपका डेबिट बैलेंस है तो डेबिट वाले कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट वाले कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। पता कैसे चलेगा, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो आप याद रखना कि अगर इस साइड बैलेंस लिखा हुआ है, डेबिट साइड में लिखा हुआ है, तो यानी ये कैसा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, और अगर क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है तो वो कैसा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, बस। ठीक है, यानी कि इस साइड अगर सीडी दिख जाए तो उसको क्रेडिट में लिखना, और क्रेडिट साइड में दिख जाए तो उसको डेबिट में लिखना। ठीक है, यानी कि आप अगर चाहते हैं कि एक बार में आपका सारा डाउट दूर हो जाए तो बहुत अच्छा मेथड यह है कि बैलेंस सीडी पर ध्यान रखो। बैलेंस सीडी डेबिट साइड में है तो उल्टा क्रेडिट साइड में लिख दो, क्रेडिट साइड में दिख रहा है तो उसको उल्टा डेबिट साइड में लिख दो, बस। ठीक है, अगर लेजर बना हुआ है तो ट्रायल बैलेंस बनाने में 2 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता है। ठीक है, अगर लेजर सही सही आपका बना हुआ है तो ट्रायल बैलेंस बनाने में क्या होगा, 2 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। बैलेंस को बस उसमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है। और आपको ध्यान ये रखना है
कि कौन सा डेबिट बैलेंस है, कौन सा क्रेडिट बैलेंस। अगर इतना भी ध्यान में नहीं आता है तो सिंपल लॉजिक है, डेबिट साइड में सीडी है, क्रेडिट में लिख दो, क्रेडिट साइड में सीडी है, डेबिट में लिख दो, आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। ठीक है, ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड का टोटल हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, अगर किसी तरह का कोई मिस्टेक नहीं है तो। ठीक है, अगर मिस्टेक निकल जाता है तो उसको फिर कैसे ट्रीट करेंगे वो मैं आपको अभी इस वीडियो में आखिरी में बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपका जो मेथड अभी हमने डिस्कस किया, ये काफी लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि पहले जर्नल बनाया जाता है, फिर लेजर बनाया जाता है, फिर लेजर के बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर किया जाता है। इसलिए एग्जाम में इस तरह का ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए कभी भी नहीं पूछा जाता है, क्योंकि अगर ऐसा ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा तो आपको जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बनाते बनाते क्या होगा, 1 घंटे से ज्यादा का टाइम लग जाएगा। इसलिए इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं दिया जाता है। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन दिया जाता है अब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और उसको बनाते कैसे हैं, यानी कि डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना है। डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाने का मतलब होता है कि आपको कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम लाइन से दिया हुआ है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक बैलेंस, क्रेडिटर, बैंक लोन, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल, इस तरह का ढेर सारा अकाउंट का नाम और उसका अमाउंट दिया रहेगा। आपको ट्रायल बैलेंस में उसको सही सही जगह पे लिखना है डायरेक्ट, यानी कोई लेजर नहीं बना हुआ है, कोई डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस नहीं दिया हुआ है। आपको खुद से आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा आइटम डेबिट साइड में लिखा जाना चाहिए, कौन सा आइटम क्रेडिट साइड में लिखा जाना चाहिए। यानी कि नाम लिखने के टाइम में कोई भेदभाव नहीं करेंगे, जो भी अकाउंट का नाम दिया उसको लाइन से लिख लेंगे, बस उसका अमाउंट डेबिट में लिखना है कि क्रेडिट में लिखना है, ये कैसे पता चलेगा, उसका कुछ रूल्स है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, रूल क्या है देखिए ध्यान से। कोई भी कैपिटल है, कैपिटल, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज और इनकम, कैपिटल, लायबिलिटीज और इनकम, ये तीनों अगर दिख जाए तो इसका अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए। यानी किसी भी लायबिलिटी, कैपिटल या इनकम को क्रेडिट साइड में लिखेंगे हमेशा। ठीक है, इसके बाद एसेट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अगर इस तरह का कोई भी आइटम क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप इसको डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल को क्रेडिट साइड में लिखेंगे, एसेट, एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट साइड में लिखेंगे। यहां तक क्लियर है? ठीक है, और भी अब इससे रिलेटेड मैं आपको रूल्स बताता हूं। अब बहुत सारे स्टूडेंट लायबिलिटी को नहीं पहचान पाते हैं, एसेट को नहीं पहचानते। ठीक है, तो मैं यहाँ कुछ लायबिलिटी और एसेट का नाम लिख देता हूं जो कि आपको क्वेश्चन में हमेशा मिल जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग और भी आगे डिफरेंट डिफरेंट रूल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक, एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग, ये एसेट होता है, डेबिट में जाएगा। ये प्लांट एंड मशीनरी, ये भी एसेट होता है, डेबिट में जाएगा। फर्नीचर, मोटर, कार या व्हीकल जो भी आप बोले। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, ये डेबिट में जाएगा। डेटर्स, डेबिट में जाएगा। बिल रिसीवेबल, डेबिट में जाएगा। ठीक है, स्टॉक डेबिट में जाएगा। अब स्टॉक के बारे में अभी मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। स्टॉक दो टाइप का होता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। कब किसको कहां लिखना है मैं आपको बताऊंगा अभी। कैश इन हैंड, और इसके अलावा कैश एट बैंक, यह भी एसेट होता है। अक्रूड इनकम, यह भी एसेट होता है, डेबिट साइड में इसको लिखेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस, यह भी एसेट होता है, इसको भी डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, यानी कि ये सब आइटम एसेट है, डेबिट में इसका बैलेंस को लिखा जाता है। यानी किसी भी एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, इसको डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, लायबिलिटीज में कैपिटल, क्या कैपिटल भी लायबिलिटी होता है, ये इंटरनल लायबिलिटी है। और आउटसाइड लायबिलिटी क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि बैंक लोन लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्रेडिटर लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बिल्स पेबल लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट में लिखेंगे।
बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लोन होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी क्रेडिट साइड में लिखेंगे। एडवांस इनकम, एडवांस इनकम भी लायबिलिटी है, क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह के लायबिलिटीज और एसेट्स को आप समझ गए कि एसेट किसको किसको बोला जाता है, लायबिलिटी किसको किसको बोला जाता है। ठीक है, अब मैं आपको और डिफरेंट डिफरेंट रूल्स बताता हूं। देखिए, परचेज बिजनेस का एक्सपेंसेस होता है। अगर परचेज कभी दिख जाता है तो इसको ट्रायल बैलेंस में हम लोग कहां लिखेंगे, ये टीबी मतलब ट्रायल बैलेंस है, परचेज एक्सपेंसेस है, वो एरो देके मैं आपको बता रहा हूं। ट्रायल बैलेंस में उसको कहां लिखेंगे, परचेज एक्सपेंसेस है, ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंसेस को डेबिट साइड में लिखा जाता है। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन में आपको परचेज रिटर्न दिया हुआ मिलेगा। परचेज रिटर्न परचेज का जस्ट उल्टा होता है। हम लोग कोई सामान खरीद के लाते हैं, खराब निकलने पर उसको रिटर्न कर देते हैं, तो परचेज से जस्ट ये अपोजिट है। तो ये क्या होगा, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। और ये ट्रायल बैलेंस में हमेशा कौन से साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। तो यानी कि कभी तो आपको क्वेश्चन में परचेज रिटर्न बोल के दिया हुआ मिलेगा, कभी रिटर्न आउटवर्ड बोल के दिया हुआ मिलेगा, तो आप इसको पहचान लेना और इसको कहां लिखना, क्रेडिट साइड में लिखना। इसके बाद सेल्स बिजनेस का इनकम होता है। इनकम होने के कारण इसको ट्रायल बैलेंस में हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सेल्स इनकम है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब कभी किसी क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न दिया हुआ मिल जाता है, सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड इसका दूसरा नाम है। ट्रायल बैलेंस में इसको सेल्स के अपोजिट में यानी कि डेबिट साइड में लिखेंगे। यहां तक क्लियर है? ठीक है, ये रूल्स आप कॉपी में नोट करते जाइए ताकि क्वेश्चन जब आपको बनाना पड़े तो ये रूल्स आप एक एक बार देखेंगे, धीरे धीरे करके ये क्या होगा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कैरिज, सिर्फ कैरिज लिखा हुआ मिलता है, यानी कि जब कोई गुड्स हम लोग परचेस करके लाते हैं तो उस गुड्स को हम लोग या तो किसी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू लाते हैं, तो जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, जो भाड़ा लगता है, उसी को कैरिज बोला जाता है। ये एक्सपेंसेस है। कैरिज दो टाइप का होता है, एक कैरिज इनवर्ड, यानी जब हम लोग सामान खरीद के लाते हैं तो लाने के समय जो भाड़ा दिया जाता है उसको कैरिज इनवर्ड बोला जाता है। ये एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस होने के कारण इसको कहां लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। इसी तरह से कैरिज या फ्रेट का आउटवर्ड भी होता है, यानी जब हम लोग गुड्स सेल करते हैं, कस्टमर के पास सामान को पहुंचाना होता है, तो भी हम लोग भाड़ा देते हैं। ठीक है, तो ये भी बिजनेस का एक्सपेंसेस है। अब ध्यान रखना, रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड अलग अलग चीज है। ठीक है, तो एक को क्रेडिट और एक को डेबिट में लिखा जाता है, लेकिन ये जो कैरिज इनवर्ड और कैरिज आउटवर्ड है, ये एक तो सामान लाने के समय का भाड़ा और एक सामान बेचने के बाद कस्टमर के पास पहुंचाने का भाड़ा होता है। दोनों ही एक्सपेंसेस है। ठीक है, यानी कि आप सामान लाने के टाइम पे भाड़ा दीजिए, चाहे सामान बेचकर उसको पहुंचाने के टाइम पे भाड़ा दीजिए, दोनों के टाइम में ये एक्सपेंसेस होता है। तो ये इनवर्ड आउटवर्ड वर्ड को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड अलग चीज है। एक को क्रेडिट एक को डेबिट में लिखते हैं, लेकिन ये जो कैरिज है ना, ये इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो, दोनों ही हालत में ये क्या है, एक्सपेंसेस है। और एक्सपेंसेस होने के कारण दोनों ही हालत में ये कहां लिखाएगा, डेबिट में लिखाएगा। ये डाउट्स हमेशा स्टूडेंट को होता है, वो लोग ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए, इसको गलत नहीं करना है। रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड से डिफरेंट है ये कैरिज इनवर्ड कैरिज आउटवर्ड, फंसना नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसके बाद में आपको और बताता हूं जीएसटी के बारे में। जीएसटी दो टाइप का होता है, इनपुट जीएसटी, कलर चेंज कर देता हूं, बहुत देर हो गया, इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी, इनपुट आई जीएसटी। अगर इनपुट है यानी सी जीएसटी हो, आई जीएसटी हो, चाहे एस जीएसटी हो, इनपुट अगर है ट्रायल बैलेंस में उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। ट्रायल बैलेंस में उसको कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। और अगर आउटपुट जीएसटी है, आउटपुट एस जीएसटी, आउटपुट सी जीएसटी, आउटपुट आई जीएसटी, यानी कि
तीनों में से कोई जीएसटी है, लेकिन वो आउटपुट जीएसटी है। आउटपुट जीएसटी जब हम लोग कस्टमर को सामान बेचते हैं तो टैक्स कलेक्ट करते हैं, उसको आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। जब हम लोग गुड्स कहीं से खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो टैक्स दे के आते हैं, तो उसको इनपुट जीएसटी बोलते हैं। यानी सामान आने के समय का जीएसटी इनपुट जीएसटी, सामान जाने के समय का जीएसटी आउटपुट जीएसटी। तो अगर आउटपुट जीएसटी है तो इसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब मैं आपको ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड कुछ जानकारी देता हूं और उसके बाद सीधा हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग अभी बनाएंगे। पहले मैं आपको ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को कब ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखना चाहिए और कब नहीं लिखना चाहिए वो अब मैं आपको बताने वाला हूं। यानी कि अब हम लोग स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। स्टॉक दो प्रकार का होता है, एक ओपनिंग और दूसरा क्लोजिंग। तो अब सिचुएशन को देखकर हम लोग उसको लिखना शुरू करेंगे। फर्स्ट नंबर सिचुएशन ए, व्हेन परचेज गिवन इन द क्वेश्चन, यानी कि परचेज गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर में परचेज आपको दिख जाता है, यानी परचेज गिवन है। तब क्या होगा, स्टॉक दो टाइप का होता है, एक होता है ओपनिंग स्टॉक और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक को परचेज अगर दिख जाता है, क्वेश्चन में परचेज दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में क्या करना, लिख देना। ठीक है, यानी कि वो ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा जाएगा। कौन से साइड में लिखा जाएगा, डेबिट साइड में लिखा जाएगा। इन का मतलब अंदर, ट्रायल बैलेंस के अंदर जाएगा ये ओपनिंग स्टॉक, कौन सा साइड में, डेबिट साइड में। और क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, यानी ट्रायल बैलेंस के अंदर इसको नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। ट्रायल बैलेंस में इसके लिए कोई जगह नहीं है। कब, जब क्वेश्चन में परचेज दिया हुआ रहता है तब, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी परचेज में इंक्लूडेड होता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग 5 लाख का गुड्स खरीद कर लाए बेचने के लिए, तो परचेज 5 लाख का है, उसको ट्रायल बैलेंस के डेबिट में हम लोग दिखा दिए। अब उसी में से 1 लाख का सामान बचा हुआ है, ठीक है, तो वो ऑलरेडी परचेज में शामिल है। ठीक है, और जो कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट में लिखा हुआ है, इसीलिए हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को अलग से फिर ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं लिखते हैं। तो यानी परचेज अगर आपको दिख जाता है तो ट्रायल बैलेंस को बनाते समय क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे, आउट कर देंगे। मतलब इसको बोलेंगे तुम बाहर जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है। ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे, ये आउट हो जाएगा, कोई भी साइड में नहीं जाएगा। ओपनिंग स्टॉक अंदर में जाएगा, कौन सा साइड में, डेबिट साइड में। ठीक है, ऐसा कब करेंगे, जब क्वेश्चन में परचेज दिया हुआ रहेगा। इसको हाईलाइट कर लो, परचेज अगर क्वेश्चन में दिख जाता है तो हम लोग ये ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसी में नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं कि कब मामला उल्टा हो जाता है। मामला उल्टा हो जाता है का मतलब ऐसा भी एक सीन आएगा जब क्लोजिंग स्टॉक अंदर जाएगा डेबिट साइड में और ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, आउट हो जाएगा। ऐसा कब होता है, अब वो मैं आपको बताता हूं। सिचुएशन नंबर बी, व्हेन एडजस्टेड परचेज या फिर इसका दूसरा नाम दिया रहता है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या फिर गुड्स कंज्यूम्ड, ऐसा कभी दिया रहे। ठीक है ना, अगर इस तरह का दिया हुआ रहता है गुड्स कंज्यूम्ड, अगर ये तीनों में से कोई दिख जाए, एडजस्टेड परचेज लिखा हुआ दिख जाए या COGS दिख जाए या फिर गुड्स कंज्यूम्ड ऐसा कुछ लिखा हुआ दिख जाए, तो यानी कि क्वेश्चन में परचेज नहीं है, परचेज के बदले एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है, तब क्या होगा, तब स्टॉक, वही 2 टाइप का स्टॉक होता है, एक होता है ओपनिंग स्टॉक और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। मामला उलट गया है, आज इसको हम लोग क्या करेंगे, आउट कर देंगे, ये कहीं नहीं जाएगा। ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक को नहीं लिखेंगे हम लोग, ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक लिखाएगा, वो भी कौन सी साइड में, डेबिट साइड में। ये बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है, इसको आप ध्यान से लिख लीजिए। एडजस्टेड परचेज, COGS या गुड्स कंज्यूम्ड ऐसा कुछ दिख जाता है तो ये ट्रीटमेंट करेंगे। ओपनिंग स्टॉक को देखेंगे लेकिन उसको छोड़ देंगे, कहीं नहीं लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक को सिर्फ ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखेंगे। लेकिन अगर परचेज दिया हुआ है तो इस तरह का ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, आप इसको नोट करिए, दोनों को नोट करिए और फिर हम लोग एक क्वेश्चन को बनाते हैं फटाफट। यहां तक क्लियर है? ठीक है,
अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ये क्वेश्चन अभी हम लोग बनाएंगे, सारा रूल्स आपके पास है। अब हम लोग इसको बनाना शुरू करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप नहीं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बनाता हूं और डिस्कशन करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। इस तरह का एक फॉर्मेट बना लेंगे। ट्रायल बैलेंस, यहां पर डेट लिख देंगे एज ऑन, जो भी क्वेश्चन में डेट गिवन है 31 मार्च मान लेते हैं कि 2025 है, ठीक है। यहां पर्टिकुलर्स यानी नेम ऑफ आइटम्स लिखेंगे, है ना। और यहां पर लेजर फोलियो का एक कॉलम रहेगा जो कि ब्लैंक रहेगा, खाली, इसका कोई यूज नहीं है। डेबिट वाला कॉलम है, यहां पर डेबिट वाला अमाउंट लिखेंगे, क्रेडिट वाले कॉलम में क्रेडिट का अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, डेबिट में जाएगा, ठीक है। मैं आपको यहीं पर बता देता हूं ताकि आपको बनाने में आसानी हो जाए। ये एसेट है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, एसेट को डेबिट में लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, एसेट होने के कारण डेबिट में लिखेंगे। फर्नीचर एसेट है, डेबिट में लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट ये भी एसेट है, डेबिट में लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक, क्वेश्चन में देख लो परचेज दिया हुआ है, परचेज है तो ओपनिंग स्टॉक को क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखेंगे। कौन से साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। परचेज एक्सपेंसेस है, अभी हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं, परचेज एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस होने के कारण ये कहां जाएगा, ये डेबिट में जाएगा। सेल्स इनकम है, सेल्स इनकम है, इनकम होने की वजह से ये क्रेडिट में जाएगा। रिटर्न आउटवर्ड इनवर्ड दोनों है, रिटर्न आउटवर्ड मतलब, रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा नाम क्या है, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न हमेशा परचेज का उल्टा होता है, परचेज डेबिट में है, परचेज रिटर्न क्रेडिट में होगा। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड ये सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड, ये आपका डेबिट में जाएगा। सेल का उल्टा होता है सेल्स रिटर्न, ये डेबिट में जाएगा, ठीक है। वेजेस यानी कि मजदूरी एक्सपेंसेस है, डेबिट में जाएगा। कैरेज एक्सपेंसेस है, डेबिट में जाएगा। सैलरी एक्सपेंसेस है, डेबिट में जाएगा। रेंट एक्सपेंसेस, डेबिट। क्रेडिटर, क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले लाइबिलिटी में क्रेडिटर का नाम लिख चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं, और ये लाइबिलिटी होने की वजह से क्रेडिट में जाएगा। बैंक ओडी लाइबिलिटी है, क्रेडिट में जाएगा। कैपिटल, कैपिटल सिंगल है, क्रेडिट में जाएगा, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले इसके बारे में भी बात कर चुके हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड, देखो इंटरेस्ट, कमीशन, रेंट, डिस्काउंट, अगर रिसीव्ड लिखा हुआ है तो वो इनकम है, अगर इंटरेस्ट पेड, डिस्काउंट अलाउड या फिर कमीशन पेड इस तरह से लिखा हुआ है तो वो एक्सपेंसेस है। अगर पेड लिखा हुआ है तो एक्सपेंसेस है, रिसीव्ड लिखा हुआ है तो इनकम है। तो अगर आप इंटरेस्ट रिसीव्ड देख रहे हैं, इनकम है, इनकम होने की वजह से वो कहां जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में से एक ही आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर जाता है, एक बाहर रहता है। तो परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ था, परचेज को देखकर हम लोगों ने ओपनिंग स्टॉक को डेबिट साइड में लिखने का डिसाइड कर लिया है, क्लोजिंग स्टॉक बाहर रहेगा, काट दिया। ये ट्रायल बैलेंस का नक्शा पास हो चुका है, बस अब इसको सही सही जगह में लिखना है और इसका टोटल कर देना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मैंने ये आपको समझाया है कि किसको कैसे पता चलता है, किसको इस साइड में लिखना है, किसको उस साइड में लिखना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसको बनाते हैं फटाफट। लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट में जाएगा 1 लाख। प्लांट एंड मशीनरी 1.5 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 1.5 लाख, 1,50,000 कहने का मतलब 1,50,000। फर्नीचर 50,000, फर्नीचर एसेट है, डेबिट में जाएगा 50,000। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 25,000 डेबिट में जाएगा। इन्वेस्टमेंट 25,000 डेबिट में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में जाएगा 15,000, ओपनिंग स्टॉक
डेबिट में जाएगा 15,000। ओह, इसके बाद परचेज 75,000 डेबिट में जाएगा। परचेज 75,000 डेबिट में जाएगा। ठीक है, सभी कुछ क्लियर हो रहा है आपको? अब इसके बाद सेल्स 1,50,000 क्रेडिट में जाएगा। सेल्स 1,50,000 क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, ये सब खाली है। ठीक है, इसके बाद रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट में जाएगा 2,000 और रिटर्न इनवर्ड है 3,000। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड 2,000, रिटर्न इनवर्ड 3,000 डेबिट में। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न होता है 3,000। इसके बाद इसके बाद वेजेस एक्सपेंसेस है 16,000 डेबिट में जाएगा। ठीक है, 16,000 डेबिट में जाएगा। वेजेस एक्सपेंसेस है 16,000 डेबिट में जाएगा। कैरिज 8,000 डेबिट में जाएगा। ठीक है, और सैलरी 12,000 ये भी डेबिट में जाएगा। कैरेज 8,000, सैलरी 12,000 डेबिट में जाएगा। दोनों एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को डेबिट में लिखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद रेंट एक्सपेंसेस है डेबिट में जाएगा। रेंट एक्सपेंसेस है 15,000 डेबिट में जाएगा। ठीक है, क्रेडिटर 20,000 है, बैंक ओडी इतना है, ये इतना है, ये इतना, ये इतना है। एक मिनट शायद कुछ गड़बड़ ना हो जाए, एक मिनट रुक जाओ। वेजेस 16, कैरीज 8, वेजेस 16,000, वेजेस 16, कैरीज 8 और सैलरी 12 है। ठीक है, यहां से थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, इसको हम लोग अभी इसको सुधार लेते हैं, नहीं तो फिर पूरा ट्रायल बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। सैलरी 12 है, क्रेडिटर इतना है, ये इतना है, ये सॉरी वेजेस 16 है, कैरीज 8 है। ठीक है, कैरीज 8 है, कैरीज 8 है, सैलरी 12 है, सैलरी 12 है, रेंट 15,000 है। रेंट 15,000 डेबिट में लिखेंगे। रेंट 15,000 डेबिट में लिखेंगे। इसके बाद है क्रेडिटर 20,000, क्रेडिटर लायबिलिटी है, क्रेडिटर लायबिलिटी है, लायबिलिटी को क्रेडिट साइड में लिखेंगे 20,000। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट 25,000, ये भी लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट 25,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 25,000। इसके बाद बारी है कैपिटल 2,67,000, कैपिटल 2,67,000, कैपिटल को भी क्रेडिट साइड में लिखा जाता है 2,67,000। ठीक है, क्रेडिटर 2,67,000। अब लास्ट क्रेडिटर के बाद है, कैपिटल के बाद है इंटरेस्ट रिसीव्ड 5,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, इसको हम लोग इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसका अमाउंट है 5,000, इसका अमाउंट है 5,000। ठीक है,
और इसके बाद है आपका क्लोजिंग स्टॉक, जिसको कि हम लोग ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में परचेज गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी परचेज में इंक्लूडेड होता है, इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक को अलग से ट्रायल बैलेंस के अंदर में नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, अब सारा आइटम हम लोग ट्रायल बैलेंस के अंदर लिख चुके हैं जो भी था। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे बोथ साइड का टोटल कर लेंगे और ये क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसका टोटल करते हैं। 1,50,000, 50,000, 25, 15, 75,000, 3,000, 16,000, 8,000, 12,000, 15,000, ये आ रहा है 4,69,000 इस साइड का टोटल है। अब हम लोग इस साइड का भी चेक कर लेते हैं। 150, 2,000, 20,000, 25,000, 267 प्लस 5,000, बोथ साइड का टोटल इक्वल है 469। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि बोथ साइड का टोटल इक्वल नहीं आता, यानी सब कुछ लिखने के बावजूद इस साइड का या इस साइड का अमाउंट कम हो जाता है। जैसे मान लो इस साइड का टोटल है 10 लाख और इस साइड का टोटल हो रहा है 9,80,000 रुपया, यानी 20,000 क्रेडिट साइड में कम है। मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हमारा करेक्ट बन गया, बोथ साइड का इक्वल भी है, लेकिन कभी कभी ऐसा आपको मिलेगा जो कि किसी साइड का बैलेंस कम होगा, किसी साइड का ज्यादा होगा। तो मान लीजिए क्रेडिट में 20,000 कम है तो क्रेडिट में हम लोग 20 लिख देंगे और यहां पर सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे, और अगर डेबिट में अमाउंट कम है तो हम लोग डेबिट में 20 लिख देंगे और यहां सस्पेंस लिख देंगे। यानी कि बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो सस्पेंस अकाउंट बोल के लिख दिया जाता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाने के टाइम में बहुत सारी ऐसी गलतियां हो जाती है जिसके कारण ट्रायल बैलेंस क्या होता है, मैच नहीं होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए सस्पेंस को लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस का वन शॉर्ट वीडियो था। ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपको मैंने बता दिया। आप क्वेश्चन को बनाइए, कोई भी डाउट्स होता है कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और अच्छे चैप्टर के साथ।